स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या समझना पड़ेगा, क्या क्या उसके लिए चाहिए, कैसे उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं, मान लीजिए कि हमें घर बनाना हो, तो घर बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए। एक तो ज़मीन हो जिस पे हम घर बनाएंगे, ईंटें हों, सीमेंट हो, उसके कारीगर हों, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो इसी तरह से जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो यहाँ भी हमें देखना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ट्रांसलेशन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, 4 फैक्ट्स हमको ढूंढने हैं एक एक करके। एक और ध्यान रखना है कि इन चारों चीज़ों का अपना एक ऑर्डर होता है, अपना एक सीरियल होता है कि किस चीज़ को कहाँ पर लगाना है, उसी हिसाब से हम लगाएंगे। 4 शब्दों का हमारा क्रम होता है, ठीक है, 4 शब्दों का क्रम। हम किसी चीज़ को ना तो आगे लगा सकते हैं और ना पीछे लगा सकते हैं, बिल्कुल तयशुदा है कि कौन कहाँ लगेगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं SVONW। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, W से अदर वर्ड्स, ठीक है ना। ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें 4 शब्दों का एक क्रम समझना है कि कौन कहाँ पर लगेगा, जिसमें पहला हमारा सब्जेक्ट है 1, 2, सेकेंड नंबर पे वर्ब है, थर्ड पे ऑब्जेक्ट है। इनके अलावा अगर कुछ वर्ड्स आते हैं तो उन्हें हम चौथे नंबर पे रख देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम बेसिक ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब, छोटे छोटे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब से भी काम चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो तीसरा स्टेप हमें लेना पड़ेगा। इनके अलावा भी अगर कुछ बचता है तो हमें 1, 2, 3, 4 तो हमें अदर वर्ड्स पे जाना पड़ेगा। इसके संकेत के लिए हमने केवल W लिख दिया है, ऐसे इसे OW भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 4 शब्दों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इन्हें खोजने का तरीका देखेंगे कि किसी सेंटेंस में हमें जब ये चीज़ें ढूंढनी है तो हम इनको कैसे ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, वर्ब कैसे ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे तो है हमारा कर्ता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। नंबर 2 पे है वर्ब, हिंदी में लिखेंगे क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। नंबर 3 पे है ऑब्जेक्ट, कर्म कहते हैं इसको, कर्म इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखा हुआ है। और 4 पे आपके शेष शब्द, ठीक है, शेष शब्द, अन्य शब्द जो भी बचते हैं, ठीक। अब किसी भी सेंटेंस में अभी हम एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे कि इन्हें ढूंढना कैसे है। तो कर्ता ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ता ढूंढने के लिए हमें 2 प्रश्न प्रयोग करने हैं, कौन और किसने। इन 2 प्रश्नों से हम किसी भी बात में कर्ता ढूंढ लेंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है राम गेंद खेलता है, ठीक। ये सेंटेंस हमें मिला। फिलहाल हम इसके टेंस की बात नहीं करेंगे, हम इसके वर्ब के फॉर्म की बात नहीं करेंगे। मैं केवल बात करूंगा कि इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। राम गेंद खेलता है, हमने पहला सवाल लगाया कि कौन गेंद खेलता है, पता चला राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब कोई और सेंटेंस है, मान लीजिए रवि ने गेंद फेंकी,
रवि ने गेंद फेंकी ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका भी सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे? कौन गेंद फेंकी, क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है। किसने गेंद फेंकी? रवि ने। तो रवि क्या हुआ बेटा? कर्ता। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल, अगर पहले सवाल से हमें कर्ता पता नहीं चलता है तो फिर हम दूसरा सवाल लगाएंगे और उससे हमें कर्ता पता चल जाएगा। वर्ब जो है इसका एक ही सूत्र है कि हिंदी के वाक्य के अंत में होती है। वर्ब जो है, जो क्रिया है, वो हिंदी के वाक्य में अंत में आती है। अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता के साथ आती है, लेकिन हिंदी के वाक्य में अंत में आती है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हम इसको ढूंढ के देखेंगे। राम गेम खेलता है, बताया जा रहा है कि हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में होती है। क्या होती है? यहाँ से स्टार्ट करके देखेंगे। क्रिया ये रहा लास्ट में, खेलता। खेलता मीन्स खेलना। क्रिया का अगर शुद्ध रूप हम बोलेंगे तो इसमें ना लग जाएगा। और सेकेंडली हमारा है रवि ने गेंद फेंकी। सेकेंड नंबर लास्ट में जो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, अगर इसका शुद्ध रूप लिखना हो तो इसका हो जाएगा फेंकना। ठीक है ना? 2 एग्जाम्पल हो गए वर्ब के लिए। और नाउ थर्ड एंड लास्ट, कर्म ढूंढना हो तो इसके भी 2 प्रश्न हैं, क्या और किसको। अब ऊपर जो 2 सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इनमें कर्म है नहीं, तो हमें 2 वाक्य लिखने पड़ेंगे अगर इनको ठीक से समझना है तो। राम गेंद खेलता है, इसमें कर्म है, निर्जीव कर्म है। सजीव कर्म के लिए हमें अगला वाक्य लेना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न क्रिया के साथ सेट करेंगे। राम गेंद खेलता है, क्या खेलता है? गेंद। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है गेंद, ये हमारा कर्म हुआ। सजीव कर्म के लिए प्रश्न होता है किसको? अब यहाँ मैं इसको बदल दूं, राम ने उन्हें बुलाया। ये जो सेंटेंस है इसमें अगर हम लगाएंगे क्या, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो मैं इसमें दूसरा प्रश्न लगाऊंगा, किसको। राम ने किसको बुलाया? ध्यान से देखें, वाक्य है राम ने उन्हें बुलाया, प्रश्न है राम ने किसको बुलाया? उन्हें। तो ये हमारा कर्म हुआ। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अगर निर्जीव कर्म है तो क्या से मिलेगा, और सजीव कर्म है तो किसको, इससे मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई शब्द बचते हैं, अगर किसी वाक्य में हमने कर्ता ढूंढ लिया, उसकी क्रिया पहचान ली, उसका कर्म भी ढूंढ लिया, इनके अलावा भी अगर कोई शब्द बचते हैं तो वो शेष शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर हम 2 वाक्य इसके लिए भी लिखेंगे ताकि इसको भी ठीक से हम लोग समझ सकें, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक करने का कोई मतलब नहीं है। काम करने से पहले, कुछ बनाने से पहले क्या क्या चाहिए, ये ठीक से हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया, राम ने कल मुझे किताब दी थी। ये सेंटेंस लिया हमने, राम ने कल मुझे किताब दी थी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें एक एक करके चारों चीजें चिन्हित करिएगा कि कौन सी चीज क्या है। कर्ता, किसने किताब दी थी? राम ने। नंबर 1 है ये, हमने यहाँ नोट कर दिया। नंबर 1 ये कर्ता हो गया। क्रिया दी थी, देना, सेकंड नंबर। थर्ड पे कर्म, क्या दिया था? किताब, 3। और दूसरा प्रश्न किसको दिया था? मुझे, ये भी कर्म है। और सजीव कर्म भी है
और निर्जीव कर्म भी है। तो ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे, सजीव कर्म को नंबर 1 पे लगा रखेंगे प्रायोरिटी में, और निर्जीव कर्म को सेकंड स्टेप पे रखेंगे। अब इसके बाद में एक शब्द बचा है कल, ये हमारा अदर वर्ड कहलाएगा, क्योंकि ये न कर्ता है, न क्रिया है और न ही कर्म है। तो बचा हुआ शब्द अदर वर्ड यानी शेष शब्द, इसको कहाँ पे सेट करना है, सबसे लास्ट में। इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं। राम ने कल मुझे किताब दी थी, पास्ट डेफिनेट अफर्मेटिव है, राम नंबर 1 हो गया। 2 दी थी, अफर्मेटिव सेंटेंस और वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा राम गेव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सजीव पहले निर्जीव बाद में। तो मुझे के लिए मी, किताब ए बुक। इसके बाद में बचा अदर वर्ड यस्टरडे। तो ये 4 स्टेप हैं ट्रांसलेशन के बेसिक के लिए, जहाँ ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सबसे पहले उनको समझना चाहिए। अगर लिख करके समझ में आता तो एक एक करके खंड खंड करके लिख लीजिए, नंबर डाल लीजिए, ताकि आप उनको ठीक से समझ सकें।